अपने जन्मदिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को एक सरप्राइज गिफ्ट तो दे ही दिया है। हम व्हाइट हाउस के आंगन में हुई यूएफसी केज फाइट की बात नहीं कर रहे हैं, वो जो नूरा कुश्ती वहां हुई, बल्कि कम से कम 3 देशों के बीच असल जंग रुकने की बात कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका दोनों ने ही डील पक्के हो जाने का ऐलान कर दिया है। खबर 14 जून को ही आ गई थी, लेकिन हमारी छुट्टी थी तो हमने कहा कि आपको 15 को बताएंगे। हो जाता है, कभी कभी आराम करने दिया कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप के जन्मदिन के मौके पर यह ऐलान हुआ था, हम आपको जो आज बता रहे हैं, जब ट्रंप 80 बरस के होने का जश्न मना रहे थे। बीते रोज तक लग रहा था कि ये पीस डील साइन ही होने वाली है ट्रंप के ऐलान के साथ ही, पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा कि नहीं, 4 दिन और रुकना पड़ेगा। 19 जून 2026 को जुमे के दिन डील साइन होगी और इस बार पाकिस्तान में नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड में ये काम होगा। सबसे जरूरी बात जो शहबाज ने बताई वो ये थी कि ये एक परमानेंट सीज फायर होगा, यानी जंग का स्थायी अंत। इसी की डिमांड ईरान अब तक करता आया है कि हमको फेजेस में नहीं चाहिए, परमानेंट एंड होना चाहिए। 100 दिन से ज्यादा लड़ाई चली। पिछले 1.5 महीने में 150 बार लगा कि डील अब साइन हो जाएगी, तब साइन हो जाएगी, बात बस पक्की ही हो जाएगी, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ आपत्ति आ जाती थी और बात आगे नहीं बढ़ती थी। इसलिए हमने राजदूत में भी फिर दूसरे विषयों की तरफ ध्यान देना शुरू किया, लेकिन बात पक्की होती अब वास्तव में दिख रही। ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल ने भी 14 जून को इसका ऐलान किया। वैसे 14 जून को भी जब ट्रंप कह रहे थे कि अगले कुछ घंटों में डील साइन हो सकती है, तब भी डील टूटने की आशंका थी, क्योंकि ऐन उसी मौके पर नेतन्याहू ने बेरूत पर हमले तेज कर दिए थे। इजराइल की शुरुआत से यही कोशिश रही है कि वो किसी भी तरह ईरान के साथ यूएस की डील न होने दे। 7 अप्रैल को भी जब दोनों देश एक अस्थायी सीज फायर साइन कर रहे थे, तब उसी मौके पर इजराइल ने लेबनान में 100 जगहों पर बम बरसाकर डील को डिरेल करने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार नेतन्याहू की यह कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि खुद ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल ने डील पक्के होने का ऐलान किया है और इस बार सभी फ्रंट्स जिनमें लेबनान का नाम अलग से लिखा गया है, उनके लिए युद्ध विराम का ऐलान हो रहा है। हम नहीं जानते कि सीज फायर कब तक चलेगी और क्या इजराइल किसी और बहाने से लेबनान पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल के दक्षिणपंथी नेता ट्रंप की डील से पहले ही दूर हो चुके हैं। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन ग्विर ने लिखा है कि हम अमेरिका से ऑर्डर नहीं लेंगे, हम आजाद देश हैं। सोचिए, वो इजराइल जो खरबों डॉलर की अमेरिकी एड लेता है, वहां से हथियार लेता है, वो कह रहा है कि ऑर्डर नहीं लेंगे। खैर, इजराइल के जो सेंट्रिस्ट लीडर हैं वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू की शुरू की हुई जंग में इजराइल ही सबसे ज्यादा कमजोर हुआ, क्योंकि ईरान को जो डील मिली है उससे वो अमीर हो जाएगा और इस्लामिक रिजीम और मजबूती होगी। सिर्फ इजराइल ही नहीं, अमेरिका में भी नेतन्याहू की खूब आलोचना हो रही है। खुद ट्रंप ने 14 जून को एनवाईटी के साथ इंटरव्यू में कहा कि नेतन्याहू एक अड़ियल व्यक्ति हैं, उन्हें तो हमारा आभारी होना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान परमाणु बम बना लेता तो इजराइल का अस्तित्व 2 घंटे भी नहीं रहता। ऐसा भी नहीं है कि मतभेद सिर्फ एक ही तरफ है। शांति के दुश्मन सिर्फ अमेरिका या इजराइल में नहीं है, ईरान में भी बहुत हैं। वहां का कट्टरपंथी धड़ा कह रहा है कि हमें जितने कंसेशंस मिलने चाहिए थे वो इस डील में नहीं मिल रहे। ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के बहनोई मैसम नीली ने तो इस डील को आत्मसमर्पण बता दिया है और ईरानियों से इसका विरोध करने को भी कहा है। अमेरिका में भी डेमोक्रेट्स ट्रंप से डील की डिटेल्स मांग रहे हैं, पर अब तक न तो ईरान और न ही अमेरिका ने आधिकारिक रूप से डील की डिटेल्स दी हैं। जो बात एकदम पक्की हो गई है उसमें हॉर्मुज़ स्ट्रेट का खुलना, अमेरिकी ब्लॉकेट का हटना, ईरान का पैसा अनफ्रीज होने जैसी बातें शामिल बताई जा रही हैं। अमेरिका में एक्सियोस ने इसकी कुछ डिटेल छापी है और ईरान में एक न्यूज़ एजेंसी है मेहर, उसने भी कुछ जानकारियां छापी, जिससे समझ में आता है कि ये एक डील नहीं है, बल्कि कुछ ही बातों पर अग्रीमेंट हुआ है, जिसके आधार पर एमओयू साइन किया जाएगा और जो बाकी जटिल विषय हैं उसके लिए बातचीत जारी रखी जाएगी। इसलिए आज के शो में हम जानेंगे इस डील पर ईरान और अमेरिका की तरफ से क्या कहा जा रहा है, ईरान और इजराइल में इसका विरोध क्यों हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, अगर इजराइल इस बार भी अमेरिकी आदेश की अनदेखी करेगा तो ये डील कब तक टिक पाएगी। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का, आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। Ships of the world, start your engines, let the oil flow. The deal with the Islamic Republic of Iran is now complete. Congratulations to all. यानी इंजन शुरू करो और तेल की ढुलाई शुरू कर दो, क्योंकि ईरान के साथ डील पक्की हो गई। ट्रंप ने 14 जून 2026 को अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर जैसे ही ये बात लिखी, दुनिया भर के शेयर मार्केट ऊपर आ गए। जापान, साउथ कोरिया का मार्केट 5-6% चढ़ा।
ताइवान का इंडेक्स 2.7% तक चढ़ा और क्रूड ऑयल लगभग 4.5% गिर गया। हिंदुस्तान में भी मार्केट 1000 पॉइंट्स के उछाल के साथ खुला था। फिलहाल ब्रेंट क्रूड की कीमत $83.40 प्रति बैरल चल रही है। इंडियन बास्केट यानी जो क्रूड हम लेते हैं उसकी कीमत अभी 90 पार ही है, लेकिन एक बात हम आपको अच्छे से बता सकते हैं कि वो जो दौर था $100+ पर बैरल वाला या $125 प्रति बैरल वाला, वो अब पीछे छूट गया है। देखना होगा कि पंप पर पेट्रोल आपके लिए कब सस्ता होता है। खैर, तेल आज सस्ता इसीलिए हुआ इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि ट्रंप की बातों से लगा कि हॉर्मुज बस अब खुलने ही वाला है, लेकिन इसमें कुछ वक्त लग सकता है, लगभग 1 महीना भी लग सकता है। कई हफ्तों से डील पक्की होने की बात कही जा रही थी। अब जब डील पक्की हो गई है तो इजराइल और ईरान में कुछ धड़े इसे बैड डील कहकर आलोचना कर रहे हैं, डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में भी जो विपक्षी डेमोक्रेट्स हैं वो ट्रंप से कह रहे हैं कि क्लैरिटी दे भाई, तू क्या किया, क्या साइन करने वाला है, बता तो सही। लेकिन जैसे हमने बताया कि किसी भी पक्ष ने आधिकारिक तौर पर कोई बात नहीं छापी है, दोनों देशों के मीडिया में कुछ दावे किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ एक बिंदुओं को यदि आप छोड़ दें तो आपको बहुत अंतर मिलेगा दोनों पर्सपेक्टिव्स में कि ईरान इस डील में क्या क्या देख रहा है डिलीवरेबल्स, और अमेरिका इस डील में क्या क्या देख रहा है डिलीवरेबल्स, और वो अपने यहाँ क्या बता रहे हैं। ये बात हमें बताती है कि आने वाले समय में दोनों देशों में या दोनों पक्ष कह लीजिए उनमें मतभेद होने की पूरी आशंका है। यानी दिस इज नॉट द एंड, जो लोग आपसे कह रहे हैं, पिक्चर बाकी है। पहले हम ईरानी मीडिया के दावों की बात आपसे करते हैं, फिर यूएस में जो दावे हैं वो भी बताएंगे। ईरान में महर न्यूज एजेंसी ने 14 बिंदु वाले एमओयू की डिटेल छापी है। महर एक सेमी ऑफिशियल एजेंसी, आप समझ सकते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है क्योंकि इसका मालिक है इस्लामिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी IIDO के पास, जो इस्लामिक रिजीम का ही हिस्सा है। इसलिए इसके सूत्र भी रिजीम से जुड़े करीबी लोग ही होते हैं। महर ने यह भी क्लेम किया है कि एजेंसी को 14 सूत्रीय डील की डिटेल देने वाला जो शख्स था वो अमेरिका के साथ नेगोशिएशन करने वाली टीम का करीबी ही था। क्या 14 बिंदु ईरान के मुताबिक फाइनल हो चुके हैं? अब इस पर आते हैं। नंबर 1, परमानेंट सीज फायर सभी मोर्चों पर होगी। सभी मतलब सभी, लेबनान का नाम शामिल है। इस बार अलग से लिखा गया है क्योंकि पिछली बार ये कंफ्यूजन था कि सारे मोर्चों का मतलब लेबनान है या नहीं, और यही एक्सक्यूज नेतन्याहू ने उठा लिया था। नंबर 2, अमेरिका वादा करेगा कि वो ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगा और ईरान की संप्रभुता का सम्मान करेगा। नंबर 3, ईरान पर लगाया गया नेवल ब्लॉकेट 30 दिनों के भीतर पूरी तरह से हटेगा। आपने गेस कर लिया होगा, अगर अमेरिकी ब्लॉकेट 30 दिनों में हटेगा तो हॉर्मुज भी 30 दिनों में ही खोलेगा ईरान। चौथा बिंदु, अमेरिका ईरान के आसपास तैनात सैनिकों को पीछे हटाएगा। 5, 30 दिनों के भीतर हॉर्मुज पूरी तरह खुलेगा और इसकी व्यवस्था ईरान संभालेगा। व्यवस्था संभालने का क्या मतलब है, आगे आएंगे। नंबर 6, ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पर लगे प्रतिबंधों को खत्म किया जाएगा, साथ ही ईरान को अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एक्सेस दिया जाएगा। अगेन ये एक वेग लाइन है, आगे इसकी भी हम चर्चा करेंगे। नंबर 7, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को ईरान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए कम से कम $300 अरब की योजना पेश करनी होगी। नंबर 8, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अंतिम समझौते के लिए 60 दिनों तक बातचीत चलेगी। इसी दौरान अमेरिका के सभी प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस हटेंगे। अमेरिका के साथ साथ यूएनएससी और IAEA से जुड़े प्रतिबंध भी हटाए जाएंगे। 9 नंबर, ईरान दोबारा पुष्टि करेगा कि NPT के तहत वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। नंबर 10, बातचीत के 60 दिनों के दौरान अमेरिका इस खित्ते में सैनिक नहीं भेजेगा और न ही कोई नया प्रतिबंध लगाएगा। नंबर 11, ईरान के विदेश में फंसे $24 अरब रिलीज किए जाएंगे। आधी रकम बातचीत शुरू होने से पहले ईरान को दी जाएगी। पॉइंट नंबर 12, समझौते को लागू करने और उसकी निगरानी के लिए एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया जाएगा। 13, अंतिम समझौते को UN सिक्योरिटी काउंसिल से पास कराया जाएगा, यानी गारंटर सिर्फ US नहीं होगा, बाकी लोग भी होंगे। और 14, कि अंतिम बातचीत तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कुछ कंडीशंस है। 1, ईरान की फंसी हुई रकम का आधा हिस्सा जारी ना हो, ऑयल पर लगे प्रतिबंध खत्म ना हो, नेवल ब्लॉकेड ना हटा लिया जाए, और सबसे जरूरी बात यह कि अंतिम बातचीत केवल 3 ही मुद्दों पर होगी। ईरान यही 3 चीजें डिस्कस करना चाहता है। 1, ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम प्रोग्राम और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम का भविष्य, प्रतिबंधों को हटाना और ईरान के इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स। महर न्यूज एजेंसी ने आखिर में यह भी लिखा है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और उसके प्रॉक्सीज वाला जो मुद्दा है, जो ईरान की जो अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी की बात है, वो अभी एजेंडे से पूरी तरह हटा दी गई है।
अब इन 14 ही बिंदुओं को आप पढ़ें और कुछ और न देखें तो कोई भी साफ कह देगा कि इसमें सीधे सीधे ईरान को फायदा हो रहा है, बहुत ज्यादा कंसेशन उससे मिल गए हैं। मेहर न्यूज एजेंसी के यही कुछ बिंदु इजराइल में भी पढ़े जा रहे हैं, इसलिए वहां तो डील की खूब आलोचना हो रही है, उस पर भी हम आएंगे। पहले आपको बताएं कि यूएस मीडिया में क्या क्या छप रहा है। जैसे इधर मेहर है, वहां एक्सियोस टाइप का कुछ है। एक्सियोस की रिपोर्ट में इतने विस्तार से डील की जानकारी नहीं मिलती है जितनी मेहर के, लेकिन एक्सियोस 3 मेन बिंदुओं की जानकारी देता है जो बहुत अहम है। नंबर 1, ईरान 30 दिनों के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलेगा और किसी भी जहाज से टोल नहीं वसूलेगा, जबकि ईरानी मीडिया में लिखा जा रहा है कि हॉर्मूज का नियंत्रण ईरान के पास रहेगा। यानी कि हॉर्मूज खुलने के बाद दोनों जगह है, लेकिन किस तरह खुलेगा, खुलने के बाद क्या होगा, उससे लेकर विरोधाभास है। नंबर 2, एमओयू साइन होने के बाद ईरान को अपना तेल बेचने की इजाजत दी जाएगी। ईरान पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी छूट दी जाएगी और बातचीत के हिसाब से उसे आगे बढ़ाया जाएगा। जबकि ईरानी मीडिया में क्लेम किया गया है कि ईरान के सभी प्राइमरी और सेकेंडरी यूएस सैंक्शंस, यूएनएससी और आईएईए वाले सैंक्शंस सब पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। यहां भी विरोधाभास दिखता है, दो अलग दावे हैं। ईरान कह रहा है कि सारे जो प्रतिबंध एक साथ जाएंगे, यूएस उसमें कंडीशंस खोज रहा है। नंबर 3, मेहर में छपा है कि ईरान के फ्रोजन एसेट्स उसे दिए जाएंगे, जिसमें से आधे तो बातचीत की शुरुआत में होंगे। जबकि एक्सियोस को अमेरिकी अधिकारी बता रहे हैं कि कतर में जो पैसा अटका है ईरान का, वो ईरान को दिया जाएगा ताकि वो उससे मानवीय सहायता से जुड़ी चीजें खरीद सके। आधा पैसा, पूरे फ्रोजन एसेट्स में से आधा पैसा रिलीज करने की कोई शर्त एक्सियोस तो नहीं लिख रहा है। तो ये 3 बिंदु एक्सियोस की रिपोर्ट में डिस्कस हैं और तीनों ही ईरानी न्यूज एजेंसी के क्लेम से भिन्न हैं। कुछ विरोधाभास भी दिखता है। अमेरिकी पक्ष इस डील के ऐलान के बाद एक बात बार बार रिपीट कर रहा है कि हमने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक लिया। अमेरिकी मीडिया में भी इसी बात पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन ये बात तो अमेरिकी प्रेस में ही छपी थी कि ईरान बम बनाने के उतने करीब था ही नहीं जितना ट्रंप और नेतन्याहू ने कहा था। तो बदला क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलेगा, ऐसा अमेरिका कह रहा है, वो भी जंग के पहले खुला था। अमेरिका कह रहा है कि तेल की सप्लाई पूरी दुनिया में बहाल हो जाएगी, वो भी जंग के पहले बहाल ही थी। अमेरिकी क्लेम ये है, और ट्रंप ने भी अपने पोस्ट में बात लिखी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान कोई टोल नहीं लेगा। अब यही स्थिति जंग के पहले भी थी। अमेरिका कह रहा है कि डील में हम भी अपना नेवल ब्लॉकेट हटा देंगे, ये भी स्थिति पहले नहीं थी। तो जंग के पहले ये सारी चीजें थीं जिनके होने को लेकर अमेरिका दावा कर रहा है कि अब हम स्थिति सामान्य कर रहे हैं, हमको आप क्रेडिट दीजिए, नोबेल दीजिए। इसीलिए कई जानकार कह रहे हैं कि इस जंग से अमेरिका को नुकसान हुआ है, फायदा तो नहीं हुआ, उल्टा ईरान ने गेन किया है। और इसी वजह से इजराइल में नेतन्याहू की खूब आलोचना हो रही है। एक्सियोस ने लिखा है कि जैसे ही ट्रंप ने डील फाइनल होने की बात बताई, नेतन्याहू शॉक में चले गए क्योंकि उनसे कोई बात डिस्कस नहीं की गई। ये एक अमेरिकी पब्लिकेशन में लिखा है। इजराइल के फॉर्मर डिप्टी मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी यार गोलान ने एक्स पर लिखा है कि इजराइल के लिए अच्छी सुबह तो नहीं है। अमेरिका और ईरान ने जो डील साइन की उसमें इजराइल को दरकिनार किया गया है। नेतन्याहू फेल हुए हैं। डील के बाद ईरान को आर्थिक मोर्चे में फायदा होगा, जबकि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इजराइल की कूटनीति कमजोर हुई है। नेतन्याहू की वजह से इजराइल के खिलाफ काम करने वाले संगठन मजबूत हुए हैं। हमास और हिजबुल्लाह मजबूत हुआ है, ईरान मजबूत हुआ है। इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान हुआ है, इसलिए नेतन्याहू को हटाना अब केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। विपक्षी नेता है। इजराइल के कट्टरपंथी नेता जो हैं वो भी डील के विरोध में हैं। बेन ग्विर ने लिखा है कि हम अमेरिका के इशारे पर नहीं चलेंगे, जरूरत पड़ने पर अपने दुश्मनों से लड़ाई करेंगे, यानी इजरायली बॉम्बिंग जारी भी रह सकती है। लेकिन अभी के लिए तो चारों तरफ से नेतन्याहू की आलोचना हो रही है और सबका तर्क लगभग एक सा है कि इस जंग का हासिल क्या है। इससे तो ईरान के ही हाथ मजबूत हो गए। आप रिजीम चेंज का प्लान लेकर अमेरिका के पास गए थे, वो सफल नहीं हुआ। इस पर कुछ हफ्ते पहले टाइम्स ऑफ इजराइल में इजरायली पत्रकार लाजर बॉमैन की टिप्पणियों की बड़ी चर्चा हुई थी, इजराइल में भी। उस समय पाकिस्तान की मध्यस्थता में डील की कुछ डिटेल्स आई थी जो मौजूदा डिटेल से कुछ मेल खाती थी। उस लेख में बॉमैन आर्ग्यू करते हैं कि नेतन्याहू की इस जंग से ईरान की इस्लामिक रिजीम का फायदा हो सकता है। बॉमैन लिखते हैं कि ट्रंप ईरानी सभ्यता को मिटाने की बात कर रहे थे, अभी भी अपनी जीत का दावा करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस जंग के अंत में ईरान ही असली विजेता है। अगर ईरान और अमेरिका में कोई न्यूक्लियर डील हो जाती है और ईरान को प्रतिबंधों में छूट मिल जाती है तो वह पैसा कमाना शुरू कर देगा। ऊपर से हॉर्मूज पर भी उसका कंट्रोल हो चुका है, वो वहां से गुजरने वाले जहाजों से फीस लेगा। ये एक एक्सपर्ट का कोट है जो हम बता रहे हैं ना, असली डील कुछ और भी हो सकती है। और अगर वो फीस लेता है
तो हर रोज करोड़ों डॉलर ईरान कमा सकता है। एक ईरानी अधिकारी के अनुमान के मुताबिक साल भर में रकम 80 अरब डॉलर भी जा सकती है, जो इसराइल के पूरे ही डिफेंस बजट से अधिक है। बर्मन आगे लिखते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं कि इस जंग में ईरानी सेना को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान की भरपाई तो की जा सकती है, और जब आपके पास पैसा आने लगे तो और आसानी से ये काम किया जा सकता है। नेतन्याहू कहते हैं कि उनके पूरे गोल्स अभी तक अचीव नहीं हो पाए हैं। अगले कुछ महीने में चुनाव है और नेतन्याहू अब भी बिना किसी डिसाइसिव जीत के वापस आ रहे हैं। गजा और लेबनान के बाद एक और युद्ध निर्णायक जीत के बिना समाप्त होता दिख रहा है। लेबनान में जो हो रहा है, अब उसे बममैन के तर्कों के आईने से देखिए आप। इजराइल का गोल अचीव नहीं हो पाया, सो अब वो मैदान में गड्ढा कर रहा है। लेबनान के साथ वही प्लेबुक चलाई जा रही है जैसा गजा के साथ हुआ था, और यही प्लेबुक ईरान के साथ खेली गई। तब आपको साफ समझ में आएगा कि आगे ये ऊंट किस करवट बैठने वाला है। इजराइल की बात कर रहे हैं, 4 पॉइंट से नोट कीजिए। बीते साल जनवरी में हमास से भी कहा गया था कि हथियार डाल दो, गजा से कंट्रोल छोड़ दो। ये भी एक तरह से रिजीम चेंज था। दूसरा, गजा में ताकत के जरिए समझौता करवाने की कोशिश हो रही थी। बड़ी इंटेंस बमबारी की जाती है गजा में, और फिर जब लोग मरते तब कहा जाता कि आपकी वजह से, हमास की वजह से लोग मर रहे हैं। तीसरा, हमास को भी पहले टेम्पररी सीजफायर मानने के लिए प्रेशराइज किया गया जैसा ईरान में हो रहा है, लेकिन हमास परमानेंट सीजफायर की बात करता रहा जैसा ईरान कर रहा है। चौथा, जब हमास ने अपनी मांगों वाला कागज अमेरिका और इजराइल को दिखाया तो उन्होंने कबूल किया, लेकिन सीजफायर की घोषणा हो जाने के बाद कहा कि अब ये मांगे मैच नहीं कर रही है। आपने जो कागज पब्लिक किया है वो अलग है और जो हमें दिखाया वो अलग है। लेबनान के साथ 2024 में भी डील हुई थी, पर ईरान के साथ जंग शुरू हुई तो वहां भी मोर्चा खोला गया। जब ईरान ने कहा कि सीज फायर होगा तो सब जगह होगा वरना नहीं होगा, तो इजराइल को डील को डिरेल करने का सीधा रास्ता दिख गया। बीते रोज भी जब कतर और पाकिस्तान के अधिकारी ईरानियंस के साथ बैठकर एमओयू की अंतिम बातें फिक्स कर रहे थे, तब भी इंटेंस बमबारी हुई लेबनान में। क्यों? क्योंकि नेतन्याहू को बस गड्ढा करना था, जो वो करने में कामयाब रहे हैं अब तक। लेकिन जैसा हम बार बार कह रहे हैं, अगर ईरान को डील में ठीक ठाक इकोनॉमिक कंसेशंस मिल जाएंगे तो ये ईरान के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है। इसीलिए वो इंटरेस्ट भी ले रहे हैं समझौते में। हम नहीं जानते कि ये कंसेशन किस रूप में होंगे, प्रतिबंध हटेंगे या नहीं, हॉर्मुज पर टोल लगेगा या नहीं, फॉरेन एसेट कितने मिलेंगे, या रिकंस्ट्रक्शन के लिए 300 बिलियन मिलेंगे या नहीं। इसमें इन सारी संभावना में सबसे पास की संभावना प्रतिबंधों में कुछ छूट की ही बताई जा रही है। आज ही यूके, फ्रांस, इटली और जर्मनी ने संकेत दिए हैं कि वो भी ईरान को प्रतिबंधों में छूट दे सकते हैं। देंगे भी वो, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग की वजह से तेल और गैस उन्हीं को महंगी पड़ रही है, और गल्फ का जो तेल वो ले रहे थे उसका रास्ता बंद है। रास्ता खुलने से यूरोप को भी उतना ही फायदा है जितना भारत को। रास्ता खुलेगा तो पुराने सप्लायर तेल बेच पाएंगे, और ईरान का तेल, जो एक ज़माने में अमेरिका ने जब तक हमको मना नहीं किया था तब तक हम भी लेते थे, जब वो मार्केट में लीगली बिकता था, कीमतें और कम हो जाएंगी जब ईरान का तेल इंटरनेशनल मार्केट में आएगा। ये मुद्दा कहाँ डिस्कस हो सकता है? G7 में। G7 देशों के नेता फ्रांस में मिलने वाले हैं। यहाँ भी ईरान डील पर चर्चा की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी को भी समिट में शामिल होने की दावत मिली है और इस समय वो फ्रांस में है। भारत का इस मीटिंग में शामिल होने का एजेंडा ग्लोबल साउथ की बात रखना बताया गया है, लेकिन ईरान अमेरिका डील भारत के लिए भी अहम है, क्योंकि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम यही कहकर बढ़ाए गए कि लड़ाई से कच्चा तेल महंगा हुआ है। अगर लड़ाई बंद होती है और कच्चे तेल की कीमत नीचे आती है तो पेट्रोल डीजल के दामों में कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है, बशर्ते सरकार ये न कह दे कि अभी तो पुराने नुकसान की भरपाई हो रही है। ज्यादा बड़ा बिंदु वैसे पेट्रोल डीजल से गैस का है। भारत में रसोई अब पूरी तरह गैस पर ही निर्भर है, खासतौर पर उज्ज्वला योजना के बाद। तो एलपीजी शॉर्टेज ने बहुत तंग किया था लोगों को, और इसी की कीमतों में सबसे ज्यादा उछाल भी आया है। गरीब गुरबा के लिए ठेले का खाना महंगा हो गया है और यहाँ राहत की बहुत जरूरत है। फिर इस संकट में भारतीय कामगारों की भी सुरक्षा एक अहम पहलू है। 13 भारतीय इस जंग में मारे जा चुके हैं। 8 ईरान के हमलों में, गल्फ के अलग अलग देशों में जो रहते थे वो मरे हैं ईरानी हमलों में, और 3 को पिछले हफ्ते अमेरिका ने निशाना बनाया। ये लोग ऑयल टैंकर्स पर काम कर रहे थे और इस घटना के बाद भारत ने आपत्ति जताई थी। फिर खबर आई कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मार्को रूबियो को फोन किया है और नाराजगी जताई। जब डॉक्टर जयशंकर ने रूबियो को कॉल किया तो खूब सुर्खी बनी, पर कुछ देर बाद अमेरिकी सरकार ने डॉक्टर जयशंकर और रूबियो के कॉल की डिटेल छाया की, जिसके बाद हेडलाइन छपी। एचटी की बताते हैं, यूएस इग्नोर्स इंडियाज कंसर्न्स, रूबियो सेज ब्लॉकेड वायलेशंस वोंट बी टॉलरेटेड। यानी अमेरिका ने भारत की चिंताओं को किनारे किया, रूबियो बोले ब्लॉकेड वायलेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मतलब क्या निकलता है? अगर जहाज अमेरिकी आदेश नहीं मानेंगे तो हमला होगा। अब उसमें सवार भारतीय मरते हैं तो आप जाने यू हैव बीन वॉर्न्ड। रूबियो ने फोन कॉल में 3 भारतीयों के मरने पर कोई अफसोस नहीं जताया, बस कहा कि हमारे आदेश आपको मानने पड़ेंगे। क्या पलटकर भारत सरकार की ओर से फिर जवाब दिया गया था? ऐसी कोई जानकारी अभी तो आई नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में है, संभव है कि ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी, व्हाइट हाउस ने दी भी है जानकारी। देखना होगा कि इस मुलाकात में अमेरिकी हमलों में भारतीयों की मौत का मुद्दा उठता है या नहीं। इसी जानकारी के साथ राजदूत का आज का एपिसोड हम कंक्लूड करते हैं। इससे साजिद ने लिखा और अयान ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।